हाय ऑल। तो आज के इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बोर्ड में मैंने क्या क्या चीज़ें ड्रॉ की हुई है इसके बारे में आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा बेसिक, ताकि जब मैं वीडियो को एक्सप्लेन करूँगा तो आप लोगों को चीज़ें अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो, इधर मैंने वर्ल्ड मैप का आधा हिस्सा बनाया हुआ है जिसमें आपको अफ्रीका, यूरोप, एशिया और ऑस्ट्रेलिया मिल जाएंगे। ठीक है, और इधर का वर्ल्ड मैप का आधा वाला पोर्शन मैंने नहीं ड्रॉ किया हुआ है क्योंकि उसकी नीड नहीं है इस वीडियो में। ठीक है, और अगर उसकी नीड कहीं कहीं पे होगी भी तो वो चीज़ मैं आपको कहीं और से दिखा दूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप जैसे देख सकते हो अगर यहाँ पे कि मैंने कुछ इन्फॉर्मेशंस इस मैप के अंदर में भी लिख रखा है। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशंस एक्चुअल में हुकिंग पॉइंट्स है आपके लिए। जब मैं इस वीडियो को एक्सप्लेन करूँगा तो मैं इन इन्फॉर्मेशंस के थ्रू होते हुए गुजरूँगा। ठीक है, और ये मैंने इसलिए लिख रखा है क्योंकि आप पूरे वीडियो देखने के बाद भी इन हुकिंग पॉइंट्स को जैसे ही आप देखोगे तो आपको चीज़ें एकदम फट समझ में आएगा। ठीक है, तो हुकिंग पॉइंट्स बनाने बहुत ज़रूरी होते हैं। और इसके बाद मैंने इसमें ये छोटे छोटे कुछ आइकन्स भी बनाए हैं। ठीक है, ये आइकन्स यहाँ पे आप देख सकते हो, एक छोटा सा हाथ का सिंबल बना हुआ है और उसमें डॉलर का सिंबल बना हुआ है, जो मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि इस समय पुर्तगाल जो है वो काफ़ी प्रॉफिट गेन कर रहा था, उस चीज़ को बताने के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हो एक छोटे से नाव में वास्को डी गामा जी आ रहे हैं और केप ऑफ गुड होप से होते हुए ये भारत पहुँचते हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक और जहाज़ मैंने बनाया हुआ है जिसका नाम है हेक्टर। इसमें कैप्टन विलियम हॉकिंस सामने बैठे हुए हैं, है ना। और कुछ नाम को मैं बहुत ही शॉर्ट में लिखा हूँ यहाँ पे, जैसे इंग्लैंड का ई लिख दिया, लंदन का एल लिख दिया, है ना, पुर्तगाल का सिप्पो लिखा है ना। तो इस तरह से, क्योंकि वहाँ पे स्पेस नहीं था इसलिए। और यहाँ पे आप देख सकते हो इधर ये वाला जो सेक्शन है, यहाँ से यहाँ तक का सेक्शन, यहाँ पे मैंने ईस्ट इंडिया कंपनी के स्ट्रक्चर को बताने का कोशिश किया है और उसके लिए हुकिंग पॉइंट्स मैंने आपके लिए बनाया है। यहाँ पास का सेक्शन अगर आप देखोगे, यहाँ से यहाँ तक का सेक्शन, तो ये वो बातें कह रहा है जो जब ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को एक शाही चार्टर दिया था 31 दिसंबर 1600 को, तो ये उस समय की बात बता रहा है। ठीक है, ये वाला जो हिस्सा है, यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशंस लिखी हुई है, ये वो इन्फॉर्मेशंस हैं कि जब ये चार्टर इनको मिला हुआ था, एक अधिकार इनको मिला हुआ था, तो इनको कुछ ही एरिया तक के देशों में आप ट्रेड कर सकते हो और कुछ एरिया तक के देशों में ट्रेड करने का इनको परमिशन नहीं था। तो वो परमिशन क्यों नहीं दिया गया था उसके बारे में मैंने यहाँ पे बात करने की कोशिश की है। ठीक है, ये वाला डॉटेड लाइन आप जो देख रहे हो, ये ब्रिटेन वाला लाइन है ना। मतलब यहाँ से आप सोच सकते हो कि ये अंग्रेज इस तरह से आ रहे हैं। ठीक है, और ये पुर्तगाल वाला लाइन है जो प्योर एक लाइन के फॉर्म पे दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैंने कुछ इंग्लिश में लिख रखा है जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरा नाम है ना। और इधर आप देखोगे तो यहाँ पे मैंने ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम का स्केच बनाने की कोशिश की है और थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन इनका यहाँ पे लिख दिया है मैंने। उसके बाद महारानी एलिजाबेथ के बाद ब्रिटेन के अगले शासक जो बनते हैं वो स्कॉटलैंड के राजा जेम्स 6 थे, है ना। और ब्रिटेन में इनका नया नाम दे दिया गया था जेम्स 1। ठीक है, यहाँ पे महारानी एलिजाबेथ क्या सोच रही है इसको मैंने यहाँ पे मेंशन किया है एक हुकिंग पॉइंट की तरह, ताकि आपको चीज़ें समझ में आए। और मतलब मैंने इस मैप को इस तरह से बनाने की कोशिश की है अपनी तरफ से कि पूरा लेक्चर देखने के बाद अगर आपके पास सिर्फ ये एक इमेज रह जाता है आपके मोबाइल में या कहीं भी, आप इसको स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हो, तो आप सिर्फ इस स्क्रीनशॉट को देख के ही इस इमेज को देख के ही इस पूरे वीडियो में क्या क्या और किन किन चीज़ों के बारे में हम बात किए हैं वो सारे चीज़ आपको देखते ही याद आ जाएंगे। ठीक है, तो मैंने अपनी तरफ से बेस्ट ट्राई किया है आपके लिए। अब आपको अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा ये मुझे पता नहीं। ठीक है, सो चलो वीडियो शुरू करते हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। नमस्कार दोस्तों,
तो जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में यह पढ़ा था कि किस तरह और क्यों यूरोपीय व्यापारी भारत आना चाहते थे, और इसी क्रम में हमने यह भी देखा था कि 1498 में वास्को डी गामा, जो कि एक पुर्तगाली नाविक था, उन्होंने समुद्र के रास्ते भारत तक पहुंचने का मार्ग ढूंढ लिया था। ठीक है, वास्को डी गामा द्वारा खोजे गए इस समुद्री मार्ग से भारत और यूरोप के बीच सीधा व्यापार शुरू हुआ। इसके बाद पुर्तगाली, डच, ब्रिटिश, डेनिश, फ्रांसीसी और स्पेनिश, ये सभी यूरोपीय व्यापारी एक के बाद एक भारत आते गए और इस तरह धीरे धीरे भारत पर औपनिवेशिक शासन स्थापित हुआ दोस्तों। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों आज के इस वीडियो में क्या है। आज के इस वीडियो में हम ब्रिटिश या जिन्हें हम अंग्रेज कहते हैं उनके बारे में बात करेंगे दोस्तों। हम देखेंगे कि अंग्रेज भारत कब आए, क्यों आए, कैसे आए, किसकी इजाज़त से आए और कहाँ से आए थे। हम यहाँ उनकी कंपनी के बारे में जानेंगे कि उनकी कंपनी कब बनी, कैसे बनी, क्यों बनी और उनकी कंपनी का स्ट्रक्चर कैसा था। आगे की वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि भारत में हुए उनके कुछ महत्वपूर्ण युद्ध कौन कौन से थे दोस्तों, और ब्रिटिश सरकार ने भारत में कौन कौन से महत्वपूर्ण एक्ट्स लागू किए थे। साथ ही इन एक्ट्स की शुरुआत कैसे हुई और क्यों हुई, इन सभी विषयों पर हम यहाँ क्रमबद्ध तरीके से विस्तार में चर्चा करेंगे दोस्तों, और ये जानने की कोशिश करेंगे कि जहाज़ से आए ये विदेशी व्यापारी क्या सिर्फ यहाँ व्यापार करने आए थे या उनका कोई और मकसद था दोस्तों। वैसे तो अंग्रेज़ों के बारे में हम आधुनिक भारत के इतिहास में डिटेल से पढ़ेंगे ही, क्योंकि आधुनिक भारत के इतिहास में एक चैप्टर है जिसका नाम है भारत में यूरोपीय व्यापारियों का आगमन, जहां हम देखेंगे कि शुरुआत में यूरोपीय व्यापारी भारत में कहां आए थे, किससे मिले, इन्होंने कहां कहां कब कब और कैसे कैसे अपनी फैक्ट्रियां स्थापित की, कैसे इनका प्रभाव और क्षेत्र भारत में बढ़ता चला गया, ये सब हम इतिहास में देखेंगे दोस्तों। लेकिन आज के इस वीडियो में हम यहाँ अंग्रेज़ों के बारे में कुछ बेसिक जानकारी लेंगे, ताकि हमें अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को पुनर्जीवित करने, उसे नियमित और नियंत्रित करने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा इतिहास में लाए गए अलग अलग एक्ट्स की पृष्ठभूमि के बारे में पता चल सके दोस्तों। हमें यह जानना होगा कि 1772 से 73 में ऐसा क्या हुआ था कि ब्रिटिश सरकार को अंग्रेज़ों की ईस्ट इंडिया कंपनी में हस्तक्षेप करना पड़ गया था या दखल देना पड़ गया था। उन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी में इतनी रुचि आखिर क्यों थी, ये सब चीज़ों को हम क्रमबद्ध तरीके से इस वीडियो में और आगे की वीडियो में देखेंगे दोस्तों। तो दोस्तों इस पूरे सफ़र को हम एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में समझने की कोशिश करेंगे, ताकि मैं आपको इस पूरी कहानी को एक क्रमबद्ध तरीके से अच्छे से समझा सकूं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को। इससे पहले दोस्तों मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो, ताकि आपको इसी तरह की हमारी और भी वीडियो सबसे पहले मिलती रहे। क्योंकि यार ऐसी वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है और आप सही दिशा में मेहनत करने वालों को सपोर्ट नहीं करेंगे तो किसे सपोर्ट करेंगे। तो चलो बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों कि अंग्रेज भारत क्यों आए थे। उस समय यूरोप में ऐसी क्या परिस्थितियां थी जो उन्हें व्यापार करने के लिए भारत की ओर आकर्षित कर रही थी। क्या उनके अपने देश में व्यापार की समस्याएं थी? आखिर भारत उनके लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों था? तो देखो दोस्तों, बात 15वीं और 16वीं शताब्दी की है। इस समय यूरोप में व्यापारिक क्रांति चल रही थी और साथ ही यूरोप के कई देशों के यूरोपीय व्यापारियों के बीच व्यापार के लिए नए मार्गों की तलाश बढ़ती जा रही थी, जहाँ से ये व्यापार कर सके और इन्हें व्यापार में अधिक से अधिक मुनाफा हो। यूरोप में उस समय मसाले, रेशम और अन्य कीमती धातुओं की बहुत अधिक मांग थी दोस्तों, और भारत इन सभी के लिए एक प्रमुख केंद्र था। 1498 में वास्को डी गामा नामक एक पुर्तगाली नाविक के भारत पहुंचने के बाद पुर्तगालियों ने भारत के साथ व्यापार शुरू कर दिया था दोस्तों, जिससे उन्हें काफ़ी ज़्यादा मुनाफा हो रहा था। पुर्तगालियों के बढ़ते इस मुनाफे को देखकर अन्य यूरोपीय देश के व्यापारी भी भारत की ओर आकर्षित होने लगे, और इन यूरोपीय देशों में ब्रिटेन भी शामिल था दोस्तों, जहां के इंग्लैंड से अंग्रेज लोग भारत आए थे। क्योंकि इस समय अन्य यूरोपीय देशों के साथ साथ इंग्लैंड में भी व्यापारिक और राजनीतिक अस्थिरता तथा प्रतिस्पर्धा चरम पर थी दोस्तों, जिसके कारण इंग्लैंड के व्यापारियों में भी नए व्यापारिक अवसरों की तलाश शुरू हुई। अब चूँकि अंग्रेज भी भारत आना चाहते थे दोस्तों, तो उन्होंने अपनी एक कंपनी बनाई जिसका नाम था गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज़, जिसे हम ब्रिटिश या अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जानते हैं। दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी एक निजी व्यापारिक कंपनी थी जिसे ब्रिटेन के बड़े बड़े व्यापारी और उद्योगपतियों ने मिलकर बनाया था। ब्रिटेन की इस कंपनी को ब्रिटिश सरकार से शाही अनुमति भी प्राप्त थी दोस्तों।
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की शुरुआत 1599 में ही हो चुकी थी, जब कुछ इंग्लिश व्यापारियों ने समुद्री व्यापार करने के लिए एक कंपनी बनाने की योजना बनाई थी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि किसी भी कंपनी की शुरुआत निवेशकों से शुरू होती है जो उस कंपनी में पैसा लगाते हैं। फिर उसके नीचे आते हैं डायरेक्टर्स यानी निदेशक मंडल जो उस कंपनी का प्रबंधन करते हैं दोस्तों। फिर आते हैं कंपनी के कुछ ऊंचे लेवल के अधिकारी और उनके अंदर अन्य छोटे अधिकारी जैसे क्लर्क व अन्य कर्मचारी। कुछ इसी तरह से एक कंपनी बनती है दोस्तों। ठीक इसी तरह ईस्ट इंडिया कंपनी का भी स्ट्रक्चर था दोस्तों। पहले कंपनी में निवेश करने वाले लोग जिन्हें कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स कहते हैं, फिर निदेशक मंडल जिन्हें कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कहते हैं, फिर बड़े अधिकारी जैसे गवर्नर जनरल, गवर्नर और इसके बाद अन्य अधिकारी व कर्मचारी इसमें शामिल थे दोस्तों। ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रबंधन 24 निदेशकों यानी डायरेक्टर्स के हाथों में था जो ब्रिटिश व्यापारियों द्वारा चुने जाते थे। ब्रिटिश व्यापारी यानी कि कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स। कंपनी का मुख्यालय लंदन में था और भारत में गवर्नर और अधिकारियों द्वारा इसे चलाया जाता था। इसमें व्यापारी, सैनिक और अधिकारी शामिल थे जिन्होंने धीरे धीरे प्रशासनिक शक्ति भी हासिल कर ली थी। कंपनी के छोटे अधिकारी, क्लर्क व अन्य कर्मचारी से कोई भी सूचना सबसे पहले गवर्नर के पास जाती थी, फिर गवर्नर से गवर्नर जनरल के पास, फिर ये सभी गवर्नर रिपोर्ट करते थे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को जिनकी संख्या कंपनी में टोटल 24 थी। और अब ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स रिपोर्ट करते थे कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स को, क्योंकि कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स जिन्हें हम निवेशक मंडल कहते हैं उनके द्वारा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स चुने जाते थे। कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स कंपनी की नीतियों पर अपना वोट या मतदान करते थे दोस्तों। ये कंपनी के वित्तीय मामलों और व्यापार नीतियों पर नियंत्रण रखने के साथ साथ ब्रिटिश सरकार और कंपनी के बीच संचार में भी भूमिका निभाती थी। इनका कोई प्रत्यक्ष प्रशासनिक नियंत्रण नहीं था, लेकिन वे निदेशक मंडल को यानी कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को प्रभावित कर सकते थे। जब कंपनी पर संकट आता था तो ब्रिटिश सरकार कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स के माध्यम से ही हस्तक्षेप कर सकती थी, क्योंकि कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स वे अमीर व्यापारी और निवेशक होते थे जो ईस्ट इंडिया कंपनी में अपनी हिस्सेदारी रखते थे और कंपनी की प्रमुख नीतियों को प्रभावित करने का अधिकार रखते थे। दोस्तों, इस समय जब भी ब्रिटेन की किसी कंपनी को ब्रिटेन के बाहर किसी अन्य देश में व्यापार करना होता था तो उन्हें ब्रिटेन की राजा या रानी से परमिशन या अनुमति लेनी पड़ती थी, क्योंकि उस समय ब्रिटेन में संवैधानिक राजतंत्र शासन था दोस्तों। मतलब ब्रिटेन की राजा या रानी के हिसाब से ही चीज़ें होती थी। यही लोग सरकार थे और यही लोग सरकार चलाते थे। हालांकि इस समय ब्रिटेन में संसद की शक्ति धीरे धीरे बढ़ रही थी दोस्तों, लेकिन राजा या रानी का प्रभाव अब भी बहुत मजबूत था। आज की ब्रिटेन की अगर हम बात करें दोस्तों, तो अब ब्रिटेन पूरी तरह से एक संवैधानिक लोकतंत्र बन चुका है। राजा या रानी केवल एक सांकेतिक प्रमुख होते हैं, जबकि सरकार संसद के द्वारा चलाई जाती है। अब व्यापारिक कंपनियों पर सरकार की सख्त निगरानी होती है, लेकिन उस समय ब्रिटेन में व्यापारिक कंपनियों को सरकार से कुछ विशेष अधिकार प्राप्त होते थे। कुछ इसी तरह के विशेषाधिकार दोस्तों अंग्रेजों को भी मिला। अपनी इस कंपनी का प्रस्ताव लेकर अंग्रेज इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम के पास गए, जहां उन्होंने क्वीन एलिजाबेथ प्रथम को अपने इस कंपनी के बारे में बताया कि कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी समुद्री मार्ग का प्रयोग करके भारत और पूर्वी देशों के साथ अधिक से अधिक व्यापार करके अधिक से अधिक मुनाफा कमा सकती है, जिससे ब्रिटिश सरकार और ब्रिटेन को भी भर भर के फायदा होगा। उन्होंने बताया कि किस तरह और कैसे ब्रिटिश सरकार और ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को इस कंपनी से फ़ायदा पहुंचेगा। क्वीन एलिजाबेथ प्रथम ने अंग्रेज़ों की बात ध्यान से सुनी दोस्तों, और 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने एक शाही चार्टर जारी करके ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत और पूर्वी देशों में व्यापार करने का एकाधिकार दे दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसे हम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से भी जानते हैं दोस्तों, इसकी स्थापना 31 दिसंबर 1600 को माना जाता है दोस्तों, क्योंकि इस दिन इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने इसे एक शाही चार्टर, जिसे हम रॉयल चार्टर के नाम से भी जानते हैं, वो प्रदान किया था। हालांकि इसकी स्थापना की प्रक्रिया 1599 में शुरू हो चुकी थी, जब कुछ इंग्लिश व्यापारियों ने समुद्री व्यापार करने के लिए एक कंपनी बनाने की योजना बनाई थी। यह एकाधिकार शुरुआत में अंग्रेजों को 15 साल तक के लिए दिया गया था दोस्तों। चार्टर एक तरह का घोषणा या अधिकार पत्र होता है दोस्तों, जो उस समय इंग्लैंड के राजा या रानियों के द्वारा जारी किए जाते थे, एक सरकारी घोषणा पत्र या अनुमति पत्र की तरह। अंग्रेज चार्टर में मिले इस एकाधिकार से बहुत खुश थे दोस्तों, क्योंकि अंग्रेजों को अब इस जारी किए गए चार्टर द्वारा भारत में व्यापार करने के विस्तृत अधिकार प्राप्त हो चुके थे। इस चार्टर के माध्यम से अंग्रेज उन सभी देशों में व्यापार कर सकते थे जो केप ऑफ गुड होप के पूर्व में आते हैं और स्ट्रेट ऑफ मैगेलन के पश्चिम में।
क्योंकि चार्टर में यह प्रावधान था कि ईस्ट इंडिया कंपनी केवल उन्हीं देशों में व्यापार कर सकती थी जो केप ऑफ गुड होप के पूर्व में और स्ट्रेट ऑफ मैगेलन के पश्चिम में स्थित थे। केप ऑफ गुड होप अफ्रीका के दक्षिणी सिरे में स्थित है और स्ट्रेट ऑफ मैगेलन दक्षिण अमेरिका का दक्षिणी सिरा है दोस्तों। इस क्षेत्र में मुख्य रूप से भारत, दक्षिण पूर्वी एशिया, चीन और अन्य पूर्वी देश आते थे दोस्तों। लेकिन यह चार्टर पश्चिमी गोलार्ध यानी अमेरिका, कैरिबियन और अटलांटिक क्षेत्र के देशों में व्यापार का अधिकार नहीं देता था दोस्तों। इसके कई कारण थे दोस्तों, जिसमें सबसे पहला कारण था स्पेन और पुर्तगाल का प्रभुत्व। उस समय स्पेन और पुर्तगाल के पास वैश्विक व्यापारिक मार्गों का प्रभुत्व था। 1494 की टार्डेसिलस की संधि और 1529 की सारगोसा की संधि के तहत दुनिया को स्पेन और पुर्तगाल के प्रभाव क्षेत्रों में बांट दिया गया था दोस्तों। इसका दूसरा कारण था दोस्तों राजनीतिक और सैन्य संघर्ष से बचाव। इंग्लैंड स्पेन और पुर्तगाल के साथ सीधा टकराव नहीं चाहता था दोस्तों, इसलिए चार्टर में केवल पूर्वी व्यापारिक मार्गों पर ही ध्यान दिया गया। तीसरा कारण अटलांटिक व्यापार पर अन्य कंपनियों का अधिकार था दोस्तों। इंग्लैंड पहले से ही अटलांटिक महासागर के व्यापार के लिए दूसरी कंपनियों को लाइसेंस दे चुका था, जैसे कि वर्जीनिया कंपनी और मस्कोवी कंपनी। वर्जीनिया कंपनी को लाइसेंस अमेरिका में कॉलोनी स्थापित करने के लिए दिया गया था और मस्कोवी कंपनी को लाइसेंस रूस के साथ व्यापार के लिए दिया गया था। चूँकि इंग्लैंड पहले से ही अटलांटिक महासागर के व्यापार के लिए दूसरी कंपनियों को लाइसेंस दे चुका था दोस्तों, इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी को वहां व्यापार करने की अनुमति नहीं थी। इसका चौथा मुख्य कारण था दोस्तों फोकस और संसाधनों का बेहतर उपयोग। इंग्लैंड चाहता था कि ईस्ट इंडिया कंपनी मुख्य रूप से भारतीय और एशियाई बाजारों पर ध्यान केंद्रित करे, जहां अपार व्यापारिक संभावनाएं थी। इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी को विशेष रूप से ईस्ट ऑफ द केप ऑफ गुड होप एंड वेस्ट ऑफ द स्ट्रेट ऑफ मैगेलन में व्यापार का अधिकार दिया गया दोस्तों, यानी कि केप ऑफ गुड होप के पूर्व में और स्ट्रेट ऑफ मैगेलन के पश्चिमी देशों में, ताकि वह एशिया और भारत में अपने व्यापार को केंद्रित कर सके बिना स्पेन और पुर्तगाल के टकराव के। तो यही कुछ कारण थे दोस्तों, जिसकी वजह से चार्टर में पश्चिमी गोलार्ध यानी अमेरिका, कैरिबियन और अटलांटिक क्षेत्र के देशों में अंग्रेजों को व्यापार का अधिकार नहीं दिया था। ईस्ट इंडिया कंपनी को मिले इस एकाधिकार का मतलब यह था दोस्तों कि जब तक इंग्लैंड की ये ईस्ट इंडिया कंपनी भारत और पूर्वी देशों सहित दक्षिण एशिया में अपना व्यापार करती रहेगी, तब तक इंग्लैंड या ब्रिटेन की कोई अन्य अंग्रेजी कंपनी भारत और इन देशों में आकर व्यापार नहीं कर सकती थी। इस पर केवल और केवल ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी का ही अधिकार था। फिर क्या था दोस्तों, अंग्रेजों ने अपने सामान पैक किए और बड़ी बड़ी जहाज़ों में भारत की ओर व्यापार के लिए रवाना हो गए। हालांकि बाद में ब्रिटिश सरकार ने 1813 के चार्टर एक्ट के तहत भारत के इस एकाधिकार को समाप्त कर दिया था दोस्तों, जिसके बाद भारतीय व्यापार को अन्य ब्रिटिश व्यापारियों के लिए भी खोल दिया गया। क्योंकि शुरुआत में ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत से काफ़ी मुनाफा हो रहा था, ब्रिटेन में मौजूद अन्य ब्रिटिश व्यापारी भी ईस्ट इंडिया कंपनी के मुनाफे को देखकर यहाँ व्यापार के लिए आना चाहते थे। अतएव 1813 के चार्टर एक्ट तक ही यह एकाधिकार जारी रहा। दोस्तों, एलिजाबेथ प्रथम का जन्म 7 सितंबर 1533 को हुआ था। वह इंग्लैंड और आयरलैंड की रानी थी। उन्होंने 1558 से 1603 तक शासन किया था। लगभग 45 साल तक रानी के रूप में रहने के बाद 24 मार्च 1603 को राजनीतिक और व्यक्तिगत दुखों के कारण बीमारी की वजह से महारानी एलिजाबेथ प्रथम की मृत्यु हो गई। उनके बाद ब्रिटेन में स्कॉटलैंड के राजा जेम्स 6 अंग्रेजी सिंहासन पर बैठे, जिन्हें इंग्लैंड में अंग्रेजों ने जेम्स 1 का नाम दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी समुद्र के रास्ते भारत आई और चार्टर मिलने के लगभग 8 साल बाद यानी 24 अगस्त 1608 को व्यापारिक तौर पर ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला जहाज भारत के सूरत बंदरगाह पर पहुंचा। सूरत बंदरगाह पर पहुंचने वाले अंग्रेजों के इस जहाज का नाम हेक्टर था दोस्तों, जिसका नेतृत्व कैप्टन विलियम हॉकिंस कर रहे थे। विलियम हॉकिंस इस समय ईस्ट इंडिया कंपनी के पहले राजनयिक प्रतिनिधि के रूप में भारत आया था दोस्तों। यानी इस दिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करने के उद्देश्य से पहली बार भारत आई थी दोस्तों, और यहीं से शुरू हुआ ब्रिटिश शासन का असली खेल। दोस्तों, चूंकि ये टॉपिक बहुत बड़ा है और पूरे टॉपिक को एक ही वीडियो में कवर करने से वीडियो बहुत लंबी हो जा रही थी, इसलिए मैंने इस बार वीडियो के लेंथ पर ध्यान दिया है और इसे केवल कुछ मिनटों तक ही सीमित रखा है, क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है और यूट्यूब पर लोग पूरी वीडियो देखते भी नहीं हैं। बहुत कम ही ऐसे हैं जो पूरी वीडियो बड़े ध्यान से देखते हैं। आगे की पढ़ाई हम इस वीडियो के दूसरे पार्ट में करेंगे दोस्तों। पॉलिटी से जुड़े टॉपिक के सारे वीडियो आपको इस चैनल के इंडियन पॉलिटी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा।
नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि चार्टर मिलने के बाद आखिर अंग्रेज़ों को भारत आने में इतनी देरी क्यों हुई। जब अंग्रेज भारत आए तो इस समय भारत में किन शासकों का शासन था, अंग्रेज़ों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री खोलने में कैसे सफलता प्राप्त की, इसके लिए क्या क्या प्रयास किए, कहाँ किसकी इजाज़त से और कब खोले गए। स्थायी रूप से अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने व्यापार को भारत में तेज़ी से कैसे फैलाना शुरू किया, उन्होंने और कहाँ कहाँ अपनी फैक्ट्रियाँ स्थापित की। अंग्रेज़ों को चीन और चाय व्यापार में एकाधिकार कब प्राप्त हुआ, और भी इस तरह के आगे की चीज़ों को हम अपने आने वाले वीडियो में समझेंगे दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपनी पढ़ाई करते रहिए, अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।